Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 23rd March 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about new caliph of ISIS. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations perspective. It is also important for PSIR optional students. So देखिए ये जो आर्टिकल है ये इट टॉक्स अबाउट आईसिस एंड हाउ इट्स न्यू कैलिफ हैज़ बीन अपॉइंटेड. लेकिन इस आर्टिकल की मदद से हम लोग आईसिस की पूरी हिस्ट्री समझेंगे और इनफैक्ट इस्लामिक स्टेट या आईसिस के हिस्ट्री में भी हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं. इस आर्टिकल की मदद से हम लोग वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे जो इंटरनेशनल रिलेशंस में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है. सो देखते हैं. सबसे पहले लेट्स सी, जैसा कि मैंने कहा, विथ हेल्प ऑफ दिस आर्टिकल वी विल trace rise of ISIS in West Asia, and with this we will try to understand major politics of West Asia. तो ये रीजन है जिसको हम लोग वेस्ट एशियन रीजन कहते हैं. तो एशिया के अंदर ये वाला पोर्शन ईस्ट एशिया, हमारा देश इंडिया साउथ एशिया में आता है. ये वाला पोर्शन साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया, यहाँ पे 5 कंट्रीज आते हैं और यहाँ पे है वेस्ट एशिया. अगर वेस्ट एशिया की बात की जाए तो ये सारे मेजर कंट्रीज़ हैं. यहाँ पे ईरान है, इराक, सीरिया, टर्की, सऊदी अरबिया, यमन, ओमन, यूएई, कतर, बहरीन, ये सब वेस्ट एशिया में आते हैं. इनके अगर फीचर्स देखे जाए तो 2 इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं वेस्ट एशियन कंट्रीज़ की. ये सारे कंट्रीज इस्लामिक कंट्रीज़ हैं एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर वेरी रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस. तो ये 2 मेन फीचर्स हैं वेस्ट एशियन कंट्रीज़ की. अब अगर वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स की बात की जाए तो ऊपर से तो हमें देख के लगता है कि सारे के सारे कंट्रीज इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करते हैं. सो दे मस्ट बी हैविंग सम कोऑपरेशन और कोलैबोरेटिव रिलेशंस अमंग्स देम. लेकिन ऐसा है नहीं. वेस्ट एशिया के अंदर ईरान और सऊदी अरबिया दे आर वेरी हॉस्टाइल टू ईच अदर. इनके बीच में बहुत ही मेजर राइवलरी है और इसी कारण से वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि देयर इज़ अ मेजर फॉल्ट लाइन. वेस्ट एशिया में आप देखिए 2 ही मेन फॉल्ट लाइन हैं या 2 ही मेन इशूज़ हैं. एक तो ईरान सऊदी हॉस्टिलिटी और दूसरा इजराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट. तो आज हम लोग फोकस कर रहे हैं ईरान एंड सऊदी हॉस्टिलिटी के बीच में. सो दिस ईरान सऊदी इज़ अ मेजर फॉल्ट लाइन इन द पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशिया. फॉल्ट लाइन से हमारा मतलब है डिफरेंसेस तो या हॉस्टिलिटी. सो ईरान एंड सऊदी हॉस्टिलिटी इज़ अ मेजर पॉलिटिक्स इन वेस्ट एशिया. क्या कारण है दोनों के बीच में हॉस्टिलिटी की डिस्पाइट बोथ साइड्स बीइंग इस्लामिक कंट्री, वो भी समझते हैं. देखिए ईरान ये जो कल्चर फॉलो करता है उसको हम लोग कहते हैं पर्सियन कल्चर. चाहे लैंग्वेज की बात कर लें या ड्रेसिंग सेंस की बात कर लें, सब अलग है. पर्सियन कल्चर वो फॉलो करते हैं और इस्लाम के अंदर जिस सेक्ट को ये मानते हैं वो है शिया सेक्ट. वहीं अगर सऊदी अरबिया की बात की जाए तो सऊदी अरबिया जो है ये अरबिक कल्चर को फॉलो करता है और इस्लाम के अंदर जिस सेक्ट को ये मानता है वो है सुन्नी सेक्ट. और अब ये अकेले नहीं है जो एक दूसरे के अगेंस्ट हॉस्टाइल हैं. ईरान ने बैंड वैगनिंग कर रखी है, यानी कि अपने साथ कुछ देशों को मिला रखा है. ईरान के साथ आप देखिए सीरिया है, लेबनान है, जो इस कल्चर को, सीरिया और लेबनान जो इस पर्सियन कल्चर को और शिया सेक्ट को फॉलो करते हैं. जबकि सऊदी अरबिया के साथ कतर, यूएई, ओमान, बहरीन, ये सारे देश सऊदी अरबिया के साथ हैं जो सुन्नी सेक्ट को फॉलो करते हैं और अरबिक कल्चर को मानते हैं. अब जरा फोकस कीजिए इस देश इराक के ऊपर. ईरान, सीरिया और लेबनान मैंने बताया शिया सेक्ट को मानते हैं. लेकिन ये अगर इराक की बात की जाए तो इसका थोड़ा सा पिक्यूलियर डेमोग्राफी है. इसके अंदर एक मिक्सचर है ऑफ बोथ सेक्ट पीपल, सुन्नी एंड शिया. अगर इराक के अंदर बात की जाए तो सुन्नी पॉपुलेशन लगभग 30 to 35% है, जबकि शिया पॉपुलेशन 65 to 70% तक है. अब हुआ क्या देखिए, इराक के अंदर बहुत सालों से लगभग 25 ईयर्स तक रूल किया एक डिक्टेटर सद्दाम हुसैन ने, जिनको 2004 में वहाँ से हटाया गया. कैसे हटाया गया वो स्टोरी आप समझेंगे अभी, और उससे हम लोग वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स के बारे में और समझेंगे. देखिए इराक का आप समझ चुके हैं कि इस तरह की डेमोग्राफी थी, सुन्नी
30%, सिया 70%। अब आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि ईरान के यूएस के साथ संबंध बहुत ख़राब हैं राइट सिंस 1979, जब ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसको पर्शियन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। तो ये बात आपको मान करके चलनी है अगर आप ये बात नहीं जानते हैं तो। अगर अदरवाइज़ आप ये बात जानते ही होंगे कि ईरान एंड यूएस हैज़ ट्रेडिशनली वेरी बैड टाइज 1979 के बाद से, क्योंकि उसके पहले वहाँ पे एक डिक्टेटर रूल किया करता था, शाह रेजा पहलवी, जो काफ़ी सस्ते दामों पे यूएस को ईरान के सारे नेचुरल रिसोर्सेज, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस दे देता था। तो उसके खिलाफ फिर शाह रेजा पहलवी, जो एक तरीके का पपेट था जो यूएस ने बिठा रखा था ईरान में, उसके खिलाफ ईरान के लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया। और वो जो प्रोटेस्ट था उसमें ईरान के लोगों ने तो शाह रेजा पहलवी को हटाया ही हटाया, साथ ही साथ यूएस एम्बेसी पे भी अटैक हुआ। यूएस के कुछ नेशनल्स जो ईरान में थे उनको भी इंजरी हुई, एक आधा मारे भी गए। तो उसके बाद से ईरान और यूएस के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो गए, जो आज तक ख़राब हैं। ईरान के ऊपर कभी कितने सारे ट्रेड सैंक्शंस यूएस ने आज तक लगा रखे हैं। तो अभी के लिए आप मान करके चलिए कि देखिए ईरान और यूएस की हॉस्टिलिटी तो है ही। अभी इराक को देखिए, जो ईरान का नेबर कंट्री है। अभी ईरान इज़ नोन फॉर, और ईरान इज़ ए शिया कंट्री, जबकि इराक के अंदर भी शिया मेजॉरिटी में है, सुन्नी माइनॉरिटी में थे। लेकिन इराक के अंदर जो डिक्टेटर रूल कर रहा था सद्दाम हुसैन, वो खुद एक सुन्नी था, और सुन्नी होने के नाते ही मेंटेन्ड हॉस्टिलिटी विथ ईरान। तो ईरान शिया, इराक भी शिया, लेकिन जो रूलर है इसका वो सुन्नी, और इस कारण से ईरान और इराक के बीच में हॉस्टिलिटी बनी रहती थी। और इसी कारण से, चूँकि ईरान का दुश्मन यूएस, इस कारण से सद्दाम हुसैन को सपोर्ट मिलता था यूएस से। तो ये था इक्वेशन वेस्ट एशिया का। लेकिन सद्दाम हुसैन, यूएस के सपोर्ट के कारण सद्दाम हुसैन का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था कि धीरे धीरे ही बिकेम वेरी एग्रेसिव इन इंटायर वेस्ट एशिया। जब तक ईरान और इराक की हॉस्टिलिटी रही तब तक यूएस ने इराक को सपोर्ट किया। लेकिन बाद में सद्दाम हुसैन डिसाइडेड टू अटैक कुवैत। एक छोटा सा देश है यहाँ पे देखिए, कुवैत। सद्दाम हुसैन ने फैसला लिया कि इराक विल अटैक कुवैत एंड विल कैप्चर इट कंप्लीटली। कुवैत बहुत छोटा सा देश है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्शियन गल्फ में ओपन होता है, लेकिन इसकी ऑयल एंड नेचुरल गैस रिसोर्सेज काफ़ी अबंडेंस में है। और यही कारण है कि सद्दाम हुसैन वांटेड टू कैप्चर कुवैत। और सद्दाम हुसैन को पूरी उम्मीद थी कि मैं कुवैत को कैप्चर भी कर लूँगा, तब भी यूएस चुप बैठेगा। आपने मूवी देखी होगी एयरलिफ्ट अक्षय कुमार की, वो इसी सद्दाम हुसैन के इस इन्वेजन के बारे में, जो इराक इन्वेजन ऑफ कुवैत है उसके बारे में दिखाया गया था। तो 1990 में सद्दाम हुसैन डिसाइडेड टू अटैक कुवैत एंड कैप्चर इट्स ऑयल रिजर्व्स। और यूएस एक बार के लिए डायलेमा में पड़ गया कि क्या करें, हम लोग सद्दाम हुसैन को रोकें या ना रोकें। लेकिन यूएस को ऐसा लगा कि अगर हम सद्दाम हुसैन के इन्वेजन को कुवैत में नहीं रोकते हैं तो धीरे धीरे इराक विल बिकम वेरी एग्रेसिव एंड इट विल act as an autonomous country in entire West Asia, and it will stop taking directives from the US। और इसी कारण से आफ्टर वेटिंग फॉर अबाउट 15-20 days US ने फैसला लिया कि इट विल इंटरवीन इन दिस वॉर ऑफ इराक ओवर कुवैत। एंड उसके बाद US फोर्सेस केम एंड इट रेस्क्यूड कुवैत फ्रॉम इराक इन्वेजन। तो यही कारण है कि आपने देखा होगा उस मूवी में 15-20 दिन तक इंडियंस की, वो जो एयरलिफ्ट मूवी में 15-20 दिनों तक हमारी हालत काफ़ी ख़राब रही, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे कि यूएस अटैक करेगा और ये वॉर रुक जाएगा। लेकिन यूएस ने काफ़ी डिले कर दिया सोचते सोचते। लेकिन 15-20 दिनों बाद यूएस ने इन्वेड किया, यूएस ने कुवैत को फ्री कराया और उसके बाद से वो वॉर ख़त्म हो गया। लेकिन इस पूरे वॉर में, इस पूरे मनूवरिंग में एक चीज़ क्या हुई कि इराक और यूएस के रिलेशंस जो इतने अच्छे थे अभी तक, बिकॉज ऑफ हॉस्टिलिटी विथ ईरान, वो ख़राब हो गए। और अब यूएस और इराक के बीच में हॉस्टिलिटी शुरू हो गई, क्योंकि सद्दाम हुसैन जिसने कुवैत पे अटैक किया था और यूएस ने आकर के कुवैत को छुड़ा दिया। ये जो इराकी फोर्सेस थे, ये कुवैत को जब खाली करके भाग रहे थे तो इन्होंने कई सारे कुवैत के ऑयल वेल्स में आग भी लगा दी, इसको डिस्ट्रॉय किया। और धीरे धीरे दोनों के बीच में काफ़ी हॉस्टिलिटी होगी। देखिए, यूएस तो वर्ल्ड लीडर माना जाता था 1990s में ही, और इराक ने थोड़ा बहुत यूएस के साथ फाइट किया। इस कारण से सद्दाम हुसैन को एक हीरो की तरह ट्रीट करने लगे कई सारे इस्लामिक कंट्री। सद्दाम हुसैन का स्टेचर और बढ़ गया और सद्दाम हुसैन भी अपने आप को पूरी तरह से एंटी यूएस प्रोजेक्ट करने लगा। तो ये था आउटकम ऑफ
इराक यूएस वॉर ऑफ 1990। ये वॉर शुरू हुआ इराक और कुवैत के बीच में। अल्टीमेटली इट कन्वर्टेड इनटू इराक एंड यूएस वॉर, और इसका आउटकम ये हुआ कि इराक एंड यूएस बिकेम कम्प्लीटली हॉस्टाइल टू ईच अदर। और सद्दाम हुसैन तो देखिए अग्रेसिव तो थे ही। सद्दाम हुसैन ने यूएस के उस टाइम के जो प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश सीनियर, जो इस यूएस इराक वॉर के टाइम में प्रेसिडेंट थे, उनको इंसल्ट करने के लिए सद्दाम हुसैन ने अपने पैलेस के मेन जो गेस्ट हाउस या वेटिंग एरिया है वहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट का इस तरीके का इमेज फ्लोर पे लगवाया, ताकि जो लोग भी प्रेसिडेंट से मिलने आए, प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन से मिलने आए, वो इस फ्लोर पे चले। दिस वाज अ काइंड ऑफ जेस्चर टू इंसल्ट द यूएस प्रेसिडेंट, दैट वाज जॉर्ज बुश सीनियर। लेकिन फिर जॉर्ज बुश सीनियर के बेटे जॉर्ज बुश जूनियर प्रेसिडेंट बने 2001 में, एंड ही रिमेंड प्रेसिडेंट फ्रॉम 2001 टू 2009। अब देखो, मतलब ये आप कह सकते हैं कि पर्सनल राइवलरी का नतीजा है कि 2003 में यूएस ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया कि सद्दाम हुसैन जो इराक का डिक्टेटर है उसके पास केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स हैं जो पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। सद्दाम हुसैन होल्ड्स वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इस तरह के प्रोपेगेंडा स्टार्ट किए, और उसके बाद एक रिजोल्यूशन यूएनएससी से पास करा करके फैसला किया गया कि नाउ नेटो फोर्सेस विल अटैक। तो यूएनएससी में रिजोल्यूशन के बाद देखिए, यूएन के अपनी खुद के ऑफेंसिव फोर्सेस होते नहीं हैं। रिजोल्यूशन पास करने के बाद अलग अलग वर्ल्ड कंट्री जो है सब अपने अपने फोर्सेस भेजते हैं यूएन के अंदर। तो नेटो फोर्सेस केम फॉरवर्ड एंड दे डिसाइडेड टू अटैक इराक एंड रिमूव सद्दाम हुसैन ऑन द ग्राउंड कि सद्दाम हुसैन इज होल्डिंग केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। लेकिन माना ये जाता है ये जो जॉर्ज बुश जूनियर हैं ये बस अपने बाप के अपमान का बदला लेने के लिए, इस तरह के अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया और इराक पे इन्वेड करने का फ़ैसला लिया। एंड देन इन 2003 यूएस फोर्सेज रीच्ड इराक, और इराक जाकर के फिर उन्होंने सद्दाम हुसैन को कैप्चर किया, यूएस लेकर के गए, ट्रायल किया गया सद्दाम हुसैन के खिलाफ, एंड देन ही वाज हैंग्ड। तो इस तरीके से सद्दाम हुसैन की तो कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या कि ये जो कंट्री था इराक, जो काफ़ी स्टेबल था, प्रोग्रेसिव था, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। अब अगर आप जाकर के इराक को देखें ड्यूरिंग सद्दाम हुसैन, नो डाउट सद्दाम हुसैन वाज डिक्टेटर, तो पॉलिटिकली वहाँ पे लोगों को फ्रीडम नहीं थी। लेकिन अगर वहाँ की इकोनॉमी को देखिए, सोसाइटी को देखिए, कल्चर को देखिए, विमेन राइट्स को देखिए, तो विमेन की फ्रीडम को देखिए, तो हर मामले में इराक वॉज मच लिबरल एंड डेवलप्ड। लेकिन सद्दाम हुसैन के बाद देयर वॉज कंप्लीट लॉलेसनेस, देयर वॉज कंप्लीट पावर वैक्यूम। अब यहाँ पे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी सिया, उनको मौका मिल गया कि अब हम यहाँ पे सरकार बना लें। ठीक है, तो याद करो यहाँ का डेमोग्राफी कैसा था, माइनॉरिटी में थे सुन्नी, लेकिन सद्दाम हुसैन थे सुन्नी, मेजॉरिटी थी सिया, और सिया ईरान में भी हैं, और ईरान यूएस के साथ हॉस्टिलिटी रखता है। तो अब नतीजा ये हुआ कि जॉर्ज बुश जूनियर ने सद्दाम हुसैन को तो यहाँ हटा दिया अपना पर्सनल बदला लेने में, लेकिन यहाँ की जो सिया पॉपुलेशन है, अब उन्होंने जब अपने हिसाब से सरकार बनाने की कोशिश की तो यूएस को एक बार के लिए फिर से खतरा महसूस हुआ कि अगर यहाँ पे सिया मेजॉरिटी सरकार आ जाती है तो ईरान भी सिया, इराक भी सिया हो जाएगा, सीरिया, लेबनान, तो ये जो सिया एक्सिस है या पर्सियन एक्सिस है, पर्सियन कल्चर की एक्सिस है, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एंड दिस इज़ हाउ पॉलिटिक्स स्टार्टेड इन वेस्ट एशिया। ठीक है, मतलब हम अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे होते तो मैं आपको और भी कुछ बातें बताता कि हाउ नॉम चॉम्स्की सेज कि यूएस इज़ द फर्स्ट टेररिस्ट स्टेट। हम लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे। इराक में सद्दाम हुसैन को हटाने के बाद कहा जाता है कि यूएस वांटेड टू ब्रिंग डेमोक्रेसी एट गन पॉइंट। हर बात पे डेमोक्रेसी जरूरी, ज़बरदस्ती डेमोक्रेसी लाना अच्छी बात नहीं है ना। आप देखिए, आपने इराक के अंदर इन द नेम ऑफ रिमूविंग ए डिक्टेटर, आपने इराक के अंदर पूरी तरह से लॉलेसनेस क्रिएट करा दिया। और वहाँ पे जब सिया लोग अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे, देन इट इज़ बिलीव्ड कि यूएस सऊदी अरबिया के साथ मिल करके उसने इराक के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना शुरू किया। और यूएस ने यहाँ पे एक रेडिकल ग्रुप, ऐसे रिपोर्ट्स हैं, आपको इस तरीके से लिखना एग्जाम में कि अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट्स, यूएस और सऊदी अरबिया ने, चूँकि दोनों ही नहीं चाहते थे कि इराक के अंदर सिया मेजॉरिटी सरकार आए, तो इन्होंने यहाँ पे एक रेडिकल सुन्नी इस्लामिक ग्रुप अल कायदा इन इराक को प्रमोट करना शुरू किया सिंस 2005। ये अल कायदा इन इराक को रेडिकल
ग्रुप को प्रमोट करना शुरू किया ताकि ये शिया मेजॉरिटी जो ग्रुप है उनकी डेमोक्रेटिक सरकार को ना बनने दे। और इस तरीके से अल कायदा इन इराक नाम का एक ग्रुप विथ सपोर्ट ऑफ सऊदी अरबिया, यूएई एंड कतर स्टार्टेड टू फंक्शन इन इराक, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ पे शिया मेजॉरिटी सरकार ना बनने दी जाए। तो मुद्दा यह है कि इराक अल कायदा इन इराक के यानी कि एक टेररिस्ट ग्रुप के इन्फ्लुएंस में आ गया। अब देखिए 5 सालों तक यानी कि 2005 से लेकर के 2010 तक यहाँ पे शिया मेजॉरिटी ग्रुप और अल कायदा इन इराक के बीच में कन्फ्लिक्ट चलता रहा। तो एक तरह की लॉलेसनेस हो गई, पावर वैक्यूम हो गई आफ्टर रिमूवल ऑफ सद्दाम हुसैन। 2010 में कुछ नए इवेंट शुरू हुए वेस्ट एशिया में, दैट स्टार्टेड विद ट्यूनीसिया। इस इवेंट को हम लोग जानते हैं विद द नेम अरब स्प्रिंग। दिसंबर 2010 में हुआ क्या, देखिए अरब स्प्रिंग का सरल सा मतलब है अ वेव ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स इन दीज वेस्ट एशियन कंट्रीज़। ट्यूनीसिया में हुआ क्या, ये जितने भी आप वेस्ट एशियन कंट्रीज़ को आप देख रहे हैं, ये ज़्यादातर कंट्रीज़ में आप देखेंगे कि डिक्टेटरशिप है। यहाँ के जो भी सो कॉल्ड प्रेसिडेंट्स हैं वो 20-20, 25-25, 30-30 साल से प्रेसिडेंट थे। अगर इलेक्शंस होते भी थे तो वो नाम के होते थे, जैसे भी करके इलेक्शन रिगिंग करके, बूथ कैप्चरिंग करके ये लोग दोबारा से पावर में आ जाते थे। तो ट्यूनीसिया के अंदर सबसे पहले डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट या मूवमेंट स्टार्ट हुए, जहाँ पे लोगों ने वहाँ के डिक्टेटर को हटा दिया, शाह बेंगाजी को, सब नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ट्यूनीसिया में जब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई तो इस मूवमेंट से इंस्पायर होकर के फिर इसी तरीके का मूवमेंट लीबिया में आया, इजिप्ट में आया, और फिर ये मूवमेंट इस तरीके का डेमोक्रेटिक मूवमेंट पहुंचा सीरिया में। और सीरिया में रूल कर रहे थे एक डिक्टेटर जो आज तक है वहाँ पे, बशर अल असाद। अब देखिए सीरिया बॉर्डर शेयर करता है इराक के साथ, इराक में ऑलरेडी लॉलेसनेस था। अब सीरिया के अंदर बशर अल असाद, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुआ। वहाँ की जो अपोजिशन थी फ्री सीरियन आर्मी, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। यहाँ पे मौका मिल गया अल कायदा इन इराक को, जो इराक के अंदर एक तरीके से लॉलेसनेस क्रिएट किए हुआ था। अल कायदा इन इराक के ग्रुप के अंदर ही एक ग्रुप था आईसिस, इस्लामिक स्टेट फॉर इराक एंड सीरिया। तो अल कायदा इन इराक एक रेडिकल इस्लामिक सुन्नी ग्रुप है। ये लार्जर रेडिकल इस्लामिक सुन्नी ग्रुप के अंदर ही एक दूसरा, विद इन दिस ग्रुप एक दूसरा ग्रुप आईसिस, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया। इसने क्या किया कि यहाँ पे फ्री सीरियन आर्मी के साथ मिल करके बशर अल असाद के साथ फाइट करना शुरू कर दिया। और इस अल कायदा इन इराक, फ्री सीरियन आर्मी, इन सबको सपोर्ट करना शुरू कर दिया यूएस ने, ताकि वो चाहते थे कि बशर अल असाद को हटा दिया जाए, क्योंकि बशर अल असाद वाज सपोर्टर ऑफ ईरान, क्योंकि वो भी शिया हैं और वो ईरान के शिया एक्सिस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और फिर क्या हुआ, जब सीरिया के अंदर ये सिविल वॉर शुरू हुआ एज ए रिजल्ट ऑफ अरब स्प्रिंग, तो ये अरब स्प्रिंग जब सीरिया में पहुंचा तो सीरिया के अंदर भी पूरी तरह से लॉलेसनेस क्रिएट हो गया। अब ये जो बॉर्डर वाला एरिया है सीरिया और इराक का, यहाँ पे इराक में तो ऑलरेडी अल कायदा इन इराक ने लॉलेसनेस क्रिएट करा हुआ था। सीरिया के अंदर जब अरब स्प्रिंग के कन्फ्लिक्ट शुरू हुए तो अल कायदा इन इराक के अंदर का एक फैक्शन आईसिस, उसने यहाँ पे फ्री सीरियन आर्मी के साथ, बशर अल असाद के साथ फाइट करना शुरू किया। उसके बाद एक नया डेवलपमेंट हुआ, आईसिस ने, इस्लामिक स्टेट फॉर इराक एंड सीरिया, इसने अपने आप को खलीफेट डिक्लेयर कर दिया एकाएक से बाय द एंड ऑफ 2012। खलीफेट कुछ एरिया इसके कंट्रोल में आ गया, क्योंकि इस एरिया में लॉलेसनेस फैला हुआ था, ना इराक की सरकार कंट्रोल कर पा रही थी, ना सीरिया की सरकार कंट्रोल कर पा रही थी। और आईसिस ने, जो अल कायदा इन इराक AQI का एक सब ग्रुप था, उसने अपने आप को खलीफेट डिक्लेयर कर दिया, खलीफा। अब क्या है खलीफा, ये जिस तरह समझिए। अगर आपको खलीफा क्या है वो रिकॉल करना है तो आप याद कीजिए इंडियन हिस्ट्री का खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट में क्या था 1919 में, ये जो हमारे देश के पैन इस्लामिस्ट लीडर्स थे 1919 में, दे वेर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स बिकॉज ऑफ द मिस ट्रीटमेंट गिवन बाय ब्रिटिशर्स टू टर्की। टर्की पूरे दुनिया के इस्लामिक लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट देश माना जाता था, क्योंकि टर्की वाज सीट ऑफ खलीफा, राइट। और पूरे दुनिया भर में जो भी इस्लामिक रूलर्स होते थे वो खलीफा को अपना रूलर मानते थे, कि भाई खलीफा इज़ द सुप्रीम रूलर जो टर्की से रूल कर रहे हैं, और बाकी सब लोग खलीफा के अंदर आते हैं।
तो जैसे इंडिया के भी मुसलमान हुए, वो खलीफा को अपना सुप्रीम लीडर मानते थे। कई सारे ऐसे दिल्ली सल्तनत के रूलर्स थे जो खलीफा को, जो जिनका खलीफा या टर्की के सुल्तान को अपना सुप्रीम लीडर मानते थे। अब टर्की को जब मिसट्रीट कर रहा था, उसके अलग अलग टेरिटरी को ब्रेक कर रहा था ब्रिटिशर्स, तभी इंडिया के अंदर खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, और फिर महात्मा गांधी ने उसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ दिया। तो मुद्दा ये है कि खलीफास और कैलिफेट्स वे आर कंसिडर्ड टू बी द सुप्रीम लीडर ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, और कैलिफेट सिस्टम वाज एबोलिश्ड इन 1922 जब टर्की के अंदर एक रिवॉल्यूशन आया, मॉडर्निस्ट प्रोग्रेसिव रिवॉल्यूशन अंडर मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तो खलीफेट सिस्टम 1922 में ख़त्म हो गया। लेकिन खलीफेट सिस्टम को रिवाइव करने की कोशिश की इस आईसिस ने, जो यहाँ पे एक रेडिकल ग्रुप था जो पहले तो यूएस या सऊदी अरबिया के सपोर्ट से काम कर रहा था। बाद में उसने मौका देखते ही जब देखा कि सीरिया में बशर अल असद कमज़ोर हैं, इराक के अंदर तो वैसे भी सद्दाम हुसैन अब नहीं रहा, उसने इस पूरे टेरिटरी पे कैप्चर कर लिया। इस टेरिटरी को उसने अपनी टेरिटरी डिक्लेयर कर दी। उसने कहा कि यहाँ से अब ये नया खलीफेट होगा और इस खलीफेट से अब रूल करेंगे सुप्रीम लीडर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, और वो अपने आप को खलीफा कहना शुरू कर दिया इन्होंने। और आईसिस का लीडर अबू बकर अल बगदादी, इसने अपने आप को खलीफा डिक्लेयर कर दिया, द फर्स्ट खलीफा फ्रॉम दिस रीजन इन 21st सेंचुरी। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एन अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। उसने कहा कि बाकी दुनिया में जहाँ भी मुस्लिम देश हैं वो हमें अपना सुप्रीम लीडर मानेंगे। अब इसके बाद होना क्या था? दिस वाज द बिगेस्ट सेटबैक फॉर सऊदी अरबिया, क्योंकि सऊदी अरबिया अपने आप को इस्लामिक देशों का सुप्रीम लीडर मानता है। रीज़न मीन कि यहीं पे है मक्का और मदीना, जो इस्लाम से रिलेटेड सबसे पायस जो रिलीजियस प्लेसेज है वो मक्का मदीना सऊदी अरबिया में है। सऊदी अरबिया अपने आप को सुप्रीम लीडर मानता था। सऊदी अरबिया ने ही इराक के अंदर सिया लोगों को रोकने के लिए यूएई और यूएस के साथ मिल करके ये अल-कायदा ने इराक को सपोर्ट कराया था, और अल-कायदा ने इराक के अंदर का एक ग्रुप आईसिस अब अपने आप को क्लेम कर रहा है कि हम सुप्रीम लीडर हैं। और आईसिस के तौर तरीके बिल्कुल आप समझिए नोमैडिक या बारबेरिक थे, जो रेडिकल इस्लामिक लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे थे कि हाँ ये प्योर इस्लाम है। और सऊदी अरबिया को एक बार के लिए आप समझिए इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया, या आप समझिए कि सऊदी अरबिया को अब सेल्फ डाउट्स होने लगा कि यार हमसे ज़्यादा तो लेजिटिमेसी इस्लामिक देशों के बीच में इस आईसिस की हो जाएगी। और इसके बाद 2012 के बाद से सऊदी अरबिया, जो आज तक अल-कायदा इन इराक या आईसिस या जितने भी रेडिकल ग्रुप्स हैं इराक के अंदर, उनको सपोर्ट कर रहा था यहाँ पे सिया रिजाइम को रोकने के लिए, उसने यू टर्न लिया और सऊदी अरबिया, यूएस और दुनिया के सारे देशों ने मिल करके आईसिस के ऊपर एक तरीके से अटैक करना शुरू किया, और आईसिस को धीरे धीरे कंट्रोल में लाया गया। सो दिस इज द रीज़न वाई आईसिस केम अंडर कंट्रोल। आज के टाइम में आईसिस उतना पावरफुल नहीं है जितना पावरफुली ये राइज हुआ था इन 2012 एंड 13। कारण है द सपोर्ट वाज कमिंग इम्प्लिसिटली फ्रॉम सऊदी अरबिया। यही कारण है कि सऊदी अरबिया ने तब से कई सारे रिफॉर्मिस्ट प्रोग्राम्स भी लाए हैं अपने देशों में, क्योंकि देखिए सऊदी अरबिया के जो लोग हैं ना वो काफ़ी रेडिकल हैं, क्योंकि उनका एक्सटर्नल वर्ल्ड से कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है नहीं, उन्होंने बहुत साइंटिफिक स्टडीज़ ज़्यादा करी नहीं हैं, एंड उनका जो आउटलुक है वो काफ़ी ज़्यादा रेडिकल है। और जो सुन्नी रेडिकल आउटलुक होने के कारण वो अब कुछ लोग वहाँ की जो सिविल सोसाइटी हैं सऊदी अरबिया की, वो अपने सरकार से ज़्यादा लेजिटिमेसी आईसिस को देने लगे थे। तो ऐसे हालात को देखने के बाद वहाँ की सऊदी अरबिया की सरकार ये समझ गई, जो उनके किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद, वो एक बात समझ गया कि जब तक सऊदी अरबिया के लोगों को प्रोग्रेसिव नहीं बनाया जाएगा, उनके मॉडर्न आउटलुक नहीं दिए जाएंगे, तब तक सऊदी अरबिया के लोग रेडिकल बने रहेंगे, और तब तक सऊदी अरबिया के लोग इस तरह के टेररिस्ट ग्रुप से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे रादर दैन द गवर्नमेंट ऑफ देयर ओन कंट्री। और इसी कारण से आप देखेंगे कि सऊदी अरबिया ने हाल फिलहाल में कई सारे रिफॉर्मिस्ट प्रोग्राम्स लाए हैं, जैसे सिनेमा हॉल स्टार्ट कर दिया अपने यहाँ पे, पहले सब अलाउड नहीं था। वीमेन वे आर नाउ अलाउड टू ड्राइव, गो आउट अलोन, एबोलिशमेंट ऑफ फ्लॉगिंग, मतलब तो पहले कोरे मारे जाते थे, अगर कुछ भी आपने गलती कर दी इस्लाम के खिलाफ तो पब्लिकली फ्लॉगिंग की जाती थी, कोरे बरसाए जाते थे, लेकिन अब वो सब नहीं होता है। और इन सब के रिफॉर्मिस्ट, इस मॉडर्न प्रोग्रेसिव आउटलुक के पीछे मुख्य कारण है आईसिस, क्योंकि आईसिस ने एक बार के लिए सऊदी अरबिया के सरकार को भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल दिया था।
क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं काफ़ी कंजर्वेटिव हैं। अब लोगों को जब तक प्रोग्रेसिव नहीं बनाओगे तब तक लोग तो वो सऊदी सरकार से ज़्यादा आईसिस को ही अपना ज़्यादा रियल इस्लामिक मानेंगे। तो इन सब कारणों से यू कैन सी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स इन सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया रिसेंटली केम अप विद अ सऊदी विजन 2030 ऑल्सो, वेयर मोर एंड मोर प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स आर बीइंग ब्रॉट। तो ये सारा इक्वेशन है पूरा वेस्ट एशिया का, क्या चल रहा है वेस्ट एशिया के अंदर। खलीफेट सिस्टम, सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, ये पूरा एरिया, लॉलेसनेस, इसमें पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स को यहाँ पे काफ़ी मसाला मिलता है लिखने को। ये पूरा का पूरा एक एग्जाम्पल है, ये पूरा का पूरा एपिसोड, कि डेमोक्रेसी को ज़बरदस्ती लाना इज़ नॉट ए राइट सॉल्यूशन। डेमोक्रेसी शुड कम एज ए रिजल्ट ऑफ विल ऑफ द पीपल। अगर ज़बरदस्ती डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की जाएगी, जैसे इराक में लाने की कोशिश की यूएस ने सद्दाम हुसैन को हटा करके, सो इट विल लीड टू बिगर प्रॉब्लम्स। अभी करंट न्यूज़ क्या है जिस कारण से ये पूरा का पूरा आईसिस से रिलेटेड स्टोरी मैंने कवर किया। करंट न्यूज़ ये है कि देखो, जब आईसिस ने अपने आप को खलीफेट डिक्लेयर किया तो उसका पहला खलीफा डिक्लेयर किया अबू बकर अल बगदादी को। बगदादी मारा गया 2019 अक्टूबर में यूएस की एरियल बॉम्बिंग में इन सीरिया, ही डाइड। उसके बाद अबू इब्राहिम अल हाशमी कुरैशी को नया खलीफ बनाया गया, ये भी मारा गया हाल फिलहाल में 3 फरवरी 2022 को। अब इसको रिप्लेस करते हुए एक नया खलीफा डिक्लेयर किया आईसिस ने, अबू अल हसन अल हाशमी। तो ये थर्ड खलीफ। अब इनका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई यूएस प्रेसिडेंट नहीं है कि इनका नाम आपको जानना है, तो कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये आर्टिकल आया था कि अब तीसरा खलीफा अपॉइंट हुआ है आईसिस का, क्योंकि बाकी के पहले के 2 खलीफा मारे गए इन यूएस एयर स्ट्राइक। तो इस कारण से मैंने पूरी की पूरी आईसिस की स्टोरी बता दी, ताकि आपको वेस्ट एशिया के बारे में भी कुछ और ज़्यादा पता लग सके। इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट शुगर केन इंडस्ट्री इन इंडिया एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव। तो ये आर्टिकल कहता है कि हाल फिलहाल में इंटरनेशनल मार्केट में शुगर के प्राइसेस बढ़ गए हैं। उसके पीछे कारण ये है कि ब्राज़ील, जो दुनिया का सबसे बड़ा शुगर केन प्रोड्यूसिंग देश है, वहाँ पे शुगर केन प्रोडक्शन कुछ हद तक कम हुआ है और इस कारण से इंटरनेशनल मार्केट में शुगर की सप्लाई कम हुई है। इस कारण से शुगर के प्राइसेस बढ़ गए हैं। और दूसरा, हमारी रुपी थोड़ी सी कमज़ोर हुई है। रुपया जब कमज़ोर हुआ है तो नेचुरली एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा, ये बात तो आप जानते होंगे। जब भी हमारे देश का रुपया कमज़ोर होता है तो हमारे एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में शुगर की कमी और हमारा रुपया कमज़ोर होना, इन दोनों ही कारणों से हमारे देश से शुगर केन का एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हाल फिलहाल में हमारे देश के शुगर केन के एक्सपोर्टर्स ने और शुगर के एक्सपोर्टर्स ने 550 टन शुगर एक्सपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो ये एक अच्छी बात है इंडिया के लिए कि क्योंकि शुगर के प्राइसेस जो हैं हमारे देश में धीरे धीरे नीचे गिर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है शुगर का, उस हिसाब से कंजम्पशन है नहीं। तो अब अच्छी बात है कि इंटरनेशनल मार्केट में हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे हमारे देश के अंदर शुगर की प्राइस अब गिरेगी नहीं, क्योंकि जब शुगर एक्सपोर्ट होगा तो रिलेटिवली हमारे देश के अंदर शुगर की कमी होगी तो प्राइस थोड़ा पिकअप करेगा और इससे हमारे फार्मर्स को और रिटेलर्स को थोड़ा बेहतर रिटर्न मिल पाएगा। अगर शुगर की बात की जाए, शुगर केन की बात की जाए, तो ब्राज़ील इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, आप देख सकते हैं। दिस इज़ एज पर यूनाइटेड नेशंस FAO रिपोर्ट। दूसरे नंबर पे इंडिया, तीसरे नंबर पे चाइना। अब अगर शुगर केन इंडस्ट्री की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। उसके अलावा अगर आप देखें शुगर केन इंडस्ट्री को, तो हमारे देश का ये सेकेंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है आफ्टर कॉटन। तो कॉटन के प्रोडक्ट से कॉटन टेक्सटाइल्स बनते हैं, कॉटन इंडस्ट्री वो सबसे बड़ी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है और शुगर केन से बनता है शुगर, और ये सेकेंड लार्जेस्ट, कॉटन सबसे बड़ी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और दूसरे नंबर पे शुगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अगर इंडिया की बात की जाए तो इट इज़ लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड, और 5 करोड़ फार्मर्स तक के लाइवलीहुड शुगर केन से इंश्योर होते हैं हमारे देश में। अगर इंडिया के अंदर बात की जाए तो शुगर में हम अब सरप्लस नेशन बन चुके हैं। आप देखिए, ये ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है हमने शुगर की डोमेस्टिक कंजम्पशन और ये ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है शुगर की प्रोडक्शन। तो बीच बीच में हमारा प्रोडक्शन जो है कंजम्पशन से नीचे चला जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से आप देखिए 2017 ऑनवर्ड्स
हमारा कंजम्पशन जो है वो स्टैगनेंट है, लेकिन प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और इसी कारण से हम लोग शुगर में सरप्लस नेशन बन चुके हैं। अगर हमारा एवरेज एनुअल प्रोडक्शन देखा जाए तो 335 करोड़ टन्स है, जबकि कंजम्पशन इज़ ओनली अबाउट 2.6 करोड़ टन्स। तो वी हैव अ लॉट ऑफ सरप्लस इन शुगर, और सरप्लस शुगर में सरप्लस होने के पीछे कारण है शुगर केन का बम्पर प्रोडक्शन। और शुगर केन का बम्पर प्रोडक्शन हमारे देश में फार्मर्स इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ऑफ 2 फैक्टर्स। पहला फैक्टर है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। तो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस FRP इज जस्ट लाइक MSP। MSP में कैसे क्रॉप्स की प्री इंश्योर्ड प्राइस, प्री गारंटेड प्राइस फार्मर्स को मिलती है, वैसे ही FRP में कैसा होता है कि फार्मर जो शुगर केन फार्मर्स हैं वो फार्मर्स अपने शुगर केन को ले जाकर के मिल्स में बेचते हैं, शुगर केन मिल्स में। और शुगर केन मिल्स को या शुगर मिल्स को सरकार ने पहले से मैंडेट दे रखा है कि आपको मिनिमम इतना प्राइस देना है शुगर केन फार्मर्स को, और उस प्राइस को कहा जाता है FRP। तो शुगर केन फार्मर्स लेकर के जाएंगे शुगर मिल में, और शुगर मिल में जो फार्मर्स खरीदेंगे शुगर केन को, उनको मिनिमम FRP देना है। तो इस तरीके से प्राइस इंश्योरेंस की गारंटी मिल जाती है शुगर केन फार्मर्स को। शुगर केन डज नॉट कम अंडर MSP, इट कम्स अंडर FRP। इसका तरीका अलग है। MSP में तो फार्मर जाते हैं और मंडी में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बेचते हैं, लेकिन यहाँ पे फार्मर जाते हैं सीधा सीधा शुगर मिल में, और शुगर मिल में शुगर केन बेचते हैं, और वहाँ पे शुगर मिल्स को FRP देना होता है। अभी पिछले 10 सालों में भारत सरकार ने FRP को डबल से भी ज़्यादा बढ़ा दिया। आप देखिए 2009-10 में FRP वाज समवेयर क्लोज टू 125 रुपीज़ पर क्विंटल, उसको बढ़ा करके 260 रुपीज़ पर क्विंटल कर दिया भारत सरकार ने। तो ये FRP को इतना ज़्यादा बढ़ाया, इसी कारण से फार्मर्स बम्पर प्रोडक्शन कर रहे हैं शुगर केन का। और दूसरा है नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के हिसाब से आपको पता है कि इंडिया ने टारगेट रखा है एथेनॉल ब्लेंडिंग का 20% विथ पेट्रोल बाय 2025। अब एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए एथेनॉल बनाना होगा। एथेनॉल बनाने का एक सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है शुगर केन, क्योंकि शुगर केन में मोलासेस होते हैं। तो इस कारण से शुगर केन की डिमांड बढ़ रही है बिकॉज ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट, और इस कारण से फार्मर शुगर केन की प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडिया सेटिंग अ टारगेट ऑफ $400 billion एक्सपोर्ट रिकॉर्ड। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव। तो देखिए इंडिया ने फिस्कल ईयर 2022 में, ये जो फिस्कल ईयर अब ख़त्म होने जा रहा है 31 मार्च को, इसमें हमने $400 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। ये अभी तक का हमारा हाईएस्ट एक्सपोर्ट है। इसके पहले का हमारा हाईएस्ट एक्सपोर्ट था 2019 में, जब हमने $330 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। उससे 21% ज़्यादा हमने इस साल एक्सपोर्ट किया है। कारण क्या है एक्सपोर्ट के, इतना बम्पर एक्सपोर्ट का? तो 2 मुख्य कारण हैं। एक तो है पेंट अप डिमांड। पेंट अप डिमांड का सरल सा मतलब है कि कोविड के कारण कई सारे ऐसे डिमांड्स थे इंटरनेशनल मार्केट में जो रुके पड़े हुए थे। पेंट अप मतलब होता है कि डिमांड है तो, लेकिन किसी कारण से वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो कोविड के टाइम में, यानी कि 2020 में खासकर आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड ही नहीं हो पाया। तो वो पेंट अप डिमांड के कारण अब 2022 में भरपूर एक्सपोर्ट हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे कोविड का इम्पैक्ट खत्म होते ही वो डिमांड रैंप अप हुआ। दूसरा, कोविड के बाद से कई सारे जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज खासकर, उन्होंने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई है। खूब सारा पैसा इकोनॉमी में रिलीज़ किया। जब पैसा इकोनॉमी में रिलीज़ किया तो लोगों ने कंजम्पशन बढ़ाया। कंजम्पशन बढ़ाया है तो उन देशों में एक्सपोर्ट बढ़ा, और उन देशों में जब एक्सपोर्ट बढ़ा तो इंडिया जैसे देशों के लिए एक्सपोर्ट, उन देशों में इंपोर्ट बढ़ा। आई एम सो सॉरी। जब फॉरेन कंट्रीज़ में, डेवलप्ड देशों में एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, वहाँ पे लोगों के हाथ में पैसा, जब लोगों के हाथ में पैसा तो उन्होंने डिमांड बढ़ाया, डिमांड बढ़ाया तो इंपोर्ट बढ़ा। उन देशों में जब इंपोर्ट बढ़ा तो हमारे देश, हमारे जैसे देशों के लिए एक्सपोर्ट बढ़ गया। अगर इंडिया की बात की जाए तो हमारे टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं US, चाइना। चाइना और US काफ़ी क्लोज रहते हैं ट्रेडिंग में, तो इस साल फिर से चाइना आगे निकल गया था। चाइना, US, UAE, सऊदी अरबिया, हांगकांग। अगर हमारे एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ देखी जाए, सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जैसे पेट्रोल, डीजल वगैरह या केरोसिन। हम लोग क्या करते हैं, क्रूड ऑयल खरीदते हैं और उसको रिफ़ाइन करते हैं, रिफ़ाइन करके अपने देश में भी इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। उसके अलावा एक्सपोर्ट में हम लोग जेम, पर्ल्स, प्रीसियस, सेमी प्रीसियस स्टोन्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। जबकि इंपोर्ट में सबसे ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसमें भी क्रूड, कच्चा तेल, और फिर गोल्ड, ये सब हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अगर हमारे टॉप
5 कंट्रीज देखी जाए एज फार आज आर एक्सपोर्ट इज़ कंसर्न, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम लोग यूएस में करते हैं, फिर यूएई, फिर चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, और 5 ऐसे देश जहाँ से सबसे ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो वो है चाइना, फिर यूएस, फिर यूएई। और कुछ इंडिया के एक्सटर्नल ट्रेड की बात की जाए तो इंडिया का एक्सटर्नल ट्रेड में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको समझनी कि हमारा ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट होता है वो सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट होता है, जबकि मर्चेंडाइज गुड्स में हमारा ट्रेड डेफिसिट रहता है इन जनरल। तो मर्चेंडाइज गुड्स में यानी कि गुड्स के ट्रेड में जो हमारा डेफिसिट रहता है उसको हम लोग बहुत हद तक भरपाई करते हैं बाय सरप्लस इन एक्सपोर्ट और बाय सरप्लस इन ट्रेड इन सर्विसेज। तो गुड्स में हमारा डेफिसिट रहता है, सर्विसेज में हमारा सरप्लस रहता है, और सर्विसेज की मदद से ही हम लोग बहुत हद तक गुड्स के डेफिसिट को मेकअप करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडिया का नेट इनकम फ्रॉम सर्विसेज वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट गुवाहाटी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन 2015 से 20 5 सालों के लिए चलाया गया था, जिसमें 100 सिटीज़ को सेलेक्ट किया गया था जिनके अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा ताकि वहाँ के लोगों को डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ दी जा सके। डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ में जो बेसिक वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सस्टेनेबल सैनिटेशन, एफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, हाउसिंग, ई गवर्नेंस, ई कनेक्टिविटी, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था। तो गुवाहाटी शहर को चुना गया एज वन ऑफ द 100 स्मार्ट सिटीज़ टू बी डेवलप्ड अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन। अब गुवाहाटी शहर के अंदर कई सारे स्मार्ट सिटी मिशन में इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ बोरसोला, बील, बोरालू रिवर का डेवलपमेंट। लेकिन बोरालू रिवर का डेवलपमेंट कितना हुआ है वो तो आप सबको पता ही है, आप जाकर के देखो आज भी वो कितना गंदा है, राइट। तो मुद्दा ये है कि कई सारे प्रोजेक्ट्स स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लिए जाने हैं गुवाहाटी के अंदर, गुवाहाटी को स्मार्ट सिटी बनाया जाना है। अगर एकमात्र आप मानिए जो आप देख सकते हैं विजिबल डेवलपमेंट अंडर स्मार्ट सिटी मिशन ऑफ गुवाहाटी है, तो वो है गांधी मंडप रीडेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये गांधी मंडप रीडेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट था, इट हैज़ बीन टेकन अंडर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ऑफ गुवाहाटी। ये दिखता है कि हाँ सच में इसमें काम हुआ है। अब गुवाहाटी के अंदर स्मार्ट सिटी मिशन का इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के एक रिपोर्ट आई है भारत सरकार की। तो 2016 से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जा रहा है गुवाहाटी के अंदर। उसमें टोटल 24 प्रोजेक्ट्स लिए जाने थे, जिसमें से अभी तक सिर्फ 6 प्रोजेक्ट ही कंप्लीट हो पाए हैं। टोटल 1000 करोड़ रुपए के लगभग आसपास खर्च किया जाना था, लेकिन खर्च हुआ है सिर्फ 52 करोड़। सो दिस शोज दीज टू डाटास कि 24 प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ 6 हुए हैं। 1000 करोड़ खर्च किया जाना था, खर्च हुआ है सिर्फ 52 करोड़। दीज टू डाटा शोज कि हमारे शहर के अंदर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो ये डाटा को आप याद कर लें, स्मार्ट सिटी मिशन पे अगर कभी मेंस में सवाल आ जाए तो आप ये कोट कर सकते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स और मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चंस एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था क्वाड का, इसमें से कौन मेंबर नहीं है? करेक्ट आंसर इज साउथ कोरिया। फॉल्कन वाटर इंडिकेटर के हिसाब से इंडिया इज एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्स, ऐसा तो नहीं है, वाटर स्कैर्स में आता है। और असम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बेस्ट परफॉर्मर तो नहीं है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, नन। और इसके अलावा ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में ये तीनों स्टेटमेंट मैंने देखो पीआईबी से डायरेक्ट लेकर के दिया था, लेकिन हाँ किसी स्टूडेंट ने रेज़ किया कि सर ये स्टेटमेंट पहला वाला स्टेटमेंट ठीक नहीं लग रहा है। ये मैंने पीआईबी से लिया जरूर है, लेकिन ये फिर भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है कि इट एम्स टू क्रिएट क्वेश्चन बैंक फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। अब सारे सब्जेक्ट्स का तो क्वेश्चन बैंक डेवलप कर पाना संभव नहीं है ना, तो इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट मुझे लगता है 2 और 3 होना चाहिए। पीआईबी ने इस ऑल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। यूपीएससी में ऑल, ओनली, इन सब पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। और सिटी एनिमल को अडॉप्ट करने वाला पहला शहर है गुवाहाटी। So that's all from our side for today. Thanks for watching.